हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों इसमें दो क्लास हो चुकी हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। मीन्स 20 से 42 नंबर तक के क्वेश्चन हुए हैं, फिर 1 से 20 तक के नंबर हुए हैं। तो आज 43 नंबर से हैं क्वेश्चन दोस्तों, 65 नंबर तक के हैं। फिर एक क्लास इसमें आपकी और हो जाएगी, फिर इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दिए गए हैं दोस्तों सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो दांत से संबंधित क्वेश्चन है, मैंने इसकी एक अलग क्लास ही पूरी मतलब वीडियो बनाई है। आप लोग उसको देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा दांत वाला टॉपिक। उसमें कि अगर चवर्ण दांत कौन से होते हैं, किस दांत का कौन सा काम होता है, और बाकी जो इसमें मिल रहे हैं उनको कराते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। 43 नंबर क्वेश्चन है। तो मैंने कई बार बताया दोस्तों कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है बी सी, बॉटल में है कोल्ड ड्रिंक। ट्रिक दोस्तों, जल है भाई, जल तो कोल्ड ड्रिंक में बॉटल में ही रहेगा। तो बॉटल में है कोल्ड ड्रिंक बी सी, जल में घुलनशील। और जो हो जाएगा दोस्तों वसा में घुलनशील जो हो जाएगा विटामिन, वसा में हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ए डी ई के। तो भाई जल में घुलनशील विटामिन बी हो गई, तो बची कौन सी, ए डी के, और एक हो जाएगी ई। ये है वसा में घुलनशील। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, जल में घुलनशील, बॉटल में है कोल्ड ड्रिंक बी सी। अब जो बचा वो वसा में घुलनशील। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और आप इसमें बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, जल में घुलनशील बताइए, वसा में घुलनशील बताइए। बी जैसे जल में घुलनशील ऑप्शन दे दिया कि कौन सी विटामिन, तो बी है भैया जल में घुलनशील। फिर सी है जल में घुलनशील, ए डी ई के है वसा में घुलनशील। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने बताया जिसमें क्लास पूरी आप मैंने अलग से ली है कि भाई दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं हम सभी में। मतलब कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक, चर्मणक। तो दोस्तों ये 4 प्रकार हो गए, जिसमें अग्रचर्मणक जो दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते। और हम लोगों में जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है वयस्कों में, और जो बच्चों में दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं दोस्तों बाकी भी एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ जो एक्सप्लेन करने वाली क्वेश्चन है, ताकि इनसे संबंधित आगे जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों ऑप्शन है पहला फास्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कैल्शियम तथा फास्फोरस, चौथा है कोई नहीं। तो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है भैया कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों। क्योंकि कैल्शियम जानते हैं दोस्तों, हड्डी के लिए ज़्यादातर कैल्शियम चाहिए, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम का जो प्रतीक है दोस्तों वो है सी ए, और फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। इसे पोटेशियम मत समझ लीजिएगा दोस्तों, पोटेशियम का होता है के, और फास्फोरस का पी हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किस विधि द्वारा। पैकेट का दूध संरक्षित मतलब उसको बचाया जाता है, ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित किया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं आप दोस्तों। पहला है ऑप्शन रसायनों द्वारा, दूसरा है हिमीकरण द्वारा, तीसरा है पार्श्वीकरण द्वारा, और चौथा ऑप्शन दोस्तों किण्वन द्वारा। तो दोस्तों पैकेट का जो दूध आता है उसको जो संरक्षित किया जाता है वो होता है भैया पार्श्वीकरण द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे। रसायनों द्वारा नहीं किया जाता दोस्तों, हिमीकरण द्वारा नहीं, किण्वन द्वारा नहीं, पार्श्वीकरण द्वारा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। मतलब परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान, केमिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन, कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन में, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो भैया परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान निहित होता है वो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, इसमें समझने वाला कुछ नहीं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। भाई परमाणु का समस्त द्रव्यमान आ रहा तो पा से पा प्रोटॉन, फिर एक और हो गया न्यूट्रॉन, बस। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है आपका
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या के, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या के, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसमें उपस्थित, जो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या की। तो दोस्तों इसको देख लीजिए ध्यान से कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या की, सीधा परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या की, बाकी तीनों नहीं होंगे दोस्तों। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन केमिस्ट्री से हैं कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है मीन्स तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा भैया, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण का कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये तो होता ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है 46 नंबर का, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये हो गया सेम। फिर परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा दोस्तों इनको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें भाई परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, ये कभी बदल के नहीं आ सकता क्वेश्चन, क्या इसमें ट्रिक और बदल के क्या पूछेंगे, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है, ये भी दोस्तों केमिस्ट्री से हैं दोनों क्वेश्चन। निष्क्रिय जो गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। पहला ऑप्शन है 2,6, दूसरा ऑप्शन है 2,7, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 2,8, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 2,8,2। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा भैया 2,8। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रा क्या है, इंटरनेशनल यूनिट क्या है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की। पहला ऑप्शन है C12, मतलब कार्बन को दोस्तों C से डिनोट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो इसको H से, नाइट्रोजन है N से या N2 बोल भी देते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जानते होंगे दोस्तों O2 कहते हैं, O2 से डिनोट करते हैं, इसको C। तो दोस्तों इसमें भैया परमाणु का द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C12, कार्बन 12। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे कि भैया, और हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो भैया नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। सबसे ज़्यादा दोस्तों पाई जाती है गैस ये नाइट्रोजन 78%। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, आप सभी जानते होंगे, एक अम्ल होता है एक क्षार। तो दोस्तों क्षार क्या है भैया, आधातु जो होती हैं, आधातु ये तो अम्ल होती हैं, आधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और जो धातु होती हैं वो सभी क्षार होती हैं। अब धातु क्या होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों लोहा है Fe, फिर क्या है दोस्तों सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सभी आपकी धातु हैं दोस्तों, क्या है धातु, और इन्हीं को कहते हैं क्षार, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और जो दोस्तों अधातु में आएंगी जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, अभी जो आ रहे थे दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब दोस्तों किस में है, अधातु में। तो अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन है CH का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन है Ca2H, फिर तीसरा ऑप्शन है CH का होल क्यूब, और चौथा ऑप्शन है COH। तो दोस्तों जो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भैया सही सूत्र है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। फिर 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भौतिक परिवर्तनों में। दोस्तों इसकी भी मैंने एक पूरी अलग क्लास आप लोगों के लिए खास तौर से बनाई है दोस्तों,
और दोस्तों जितने भी ईयर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उसको भी उसमें लिखा है। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, और बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं उसमें। आप उस क्लास को देख लेंगे तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आप क्लास देखने के बाद खुद आपको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं और मैंने पूरा एनालिसिस करके दोस्तों उसको बनाया है। क्योंकि दोस्तों ये सीटेट टेट सभी में आता है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन भैया एक फिर मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भैया भौतिक परिवर्तन जो केवल भौतिक गुण को प्रभावित करते हैं और जहाँ पर नए पदार्थ नहीं बनते, इसमें मेन पहचान आप जानिए दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में नया कोई पदार्थ नहीं बनेगा भैया, जो पदार्थ है वही रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया और अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें ऑप्शन है, अभी हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है भाई कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है नया पदार्थ बन जाता है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान दोस्तों नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर चौथा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। और बचा हमारे पास पहला दूसरा ऑप्शन। तो भैया इसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, मतलब दोस्तों भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। अब दूसरा ऑप्शन पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है गलत है। क्योंकि भौतिक मतलब जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, नहीं भैया नहीं होता। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। अगर होगा तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको वैसे आगे दिए हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे भाई घी का मुंह में मक्खन पिघलना, ये सब दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। गीला कपड़ा है सूख गया, भौतिक परिवर्तन है। भोजन है खा रहे हैं चबा रहे हैं, भौतिक परिवर्तन है। दही से लस्सी बना रहे हैं, भौतिक परिवर्तन है। जो वर्षा हो रही वाष्पीकरण है, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। पानी है उसमें नमक या चीनी घोलना, भौतिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे दोस्तों तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। फिर भैया 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये जो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं भैया। इसी को फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज मीन्स भौतिक परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है दूध का फटना, दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना, तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, चौथा ऑप्शन दोस्तों सब्जी का पकना। तो मैंने आपसे बताया दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ कोई नहीं बनता दोस्तों। तो भैया दूध फटा तो दोस्तों अजीब तरीके से हो जाता है, नया पदार्थ बना, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना सीधा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। जलना वाली जितनी भी चीज़ आएंगी जो दोस्तों जलने पे पश्चात वो सब रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे। अब यहाँ भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों, प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब भौतिक परिवर्तन है। चौथा ऑप्शन है सब्जी पकना। सब्जी पकने के बाद दोस्तों नया पदार्थ बन जाता है। भाई कच्ची थी पक पक गई। लेकिन दोस्तों दूसरा ऑप्शन मोम का पिघलना, ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। भाई मोम केवल आपने क्या किया, किसी रूप में थी, एक मान लीजिए पेंसिल के आकार की थी तो उसको आपने पिघला दिया, समतल कर दिया, बराबर कर दिया, कोई भी आकृति, लेकिन नया पदार्थ तो नहीं बन रहा ना, वो तो केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। दोस्तों भैया इसको समझ लेते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो मतलब दोस्तों सबसे पहली बात है यहाँ पर नया पदार्थ बनेगा। जलना वाली चीज़ है रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मोमबत्ती जलाना, दूध से दही का निर्माण, दही से मतलब लस्सी बना रहे हैं। तो फिर जो दोस्तों ये माफ़ कीजिएगा, जो दही से लस्सी बनाएंगे आप तो भौतिक परिवर्तन नहीं आएगा। दही से लस्सी भौतिक परिवर्तन आएगा, लेकिन दूध से दही ये भी रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। तो भैया पहला ऑप्शन
ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। मैंने एक चीज़ हमेशा बताई, आपको ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, किसमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है दोस्तों, समझ लीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है कोयले को पीस कर पाउडर बनाना। फिर दूसरा ऑप्शन है कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ का जलना, कांच की बोतल का टूटना। मैंने बताया दोस्तों कि जहाँ भी जलना वाला आ जाए तो भैया रासायनिक परिवर्तन है। अब कोयलों को पीस कर पाउडर बनाना, केवल आप उसकी आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। भाई वो ठोस था, उसको आपने थोड़ा सा तोड़कर एकदम महीन कर दिया, तो है तो वही, नया पदार्थ कहाँ बना। कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, भाई एक बराबर था, उसको आपने छोटे छोटे कर दिया, तो है तो वही, नया पदार्थ कहाँ बना। कागज़ की बोतल का टूटना, भाई कागज़ की बोतल है, कांच की बोतल है, उस टूट तोड़ दिया आपने, तो दोस्तों उसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, है तो वही। कागज़ जल गया, नया पदार्थ बन गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। 55 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का फूटना है, कौन सा परिवर्तन है। मंद, मंद का मतलब दोस्तों धीमा होता है। अनुकूल, दूसरा परिवर्तन अनुकूल। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। चौथा ऑप्शन है अनियमित परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें जो ज्वालामुखी फूटना हो जाएगा, ज्वालामुखी फूटती तो धीमे तो होती नहीं दोस्तों, परिवर्तन बहुत अचानक से होता है। अनुकूलन का कोई मतलब नहीं भैया। प्रत्यावर्तित मैंने बताया दोस्तों, भौतिक परिवर्तन को कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन, तो यहाँ भौतिक नहीं हो जाएगा दोस्तों। ज्वालामुखी में आग निकलती है दोस्तों, रस, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा दोस्तों, अनियमित परिवर्तन हो जाएगा, अनियमित। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और जो ग्रुप्स में उनमें शेयर कर दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है दिन रात का होना क्या है भैया। पहला ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन अनियमित परिवर्तन। तो दोस्तों इसको आप तो ऐसे भी कॉमन सेंस के बेस में समझ सकते हैं। भाई रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, यहाँ कोई नया पदार्थ बनने की बात नहीं हो रही। प्राकृतिक परिवर्तन है लेकिन अनियमित परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भैया एक नियमित होता है, नियमित परिवर्तन 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और ये प्राकृतिक है, लोगों के बस में नहीं है किसी को रोक पाए या इसमें कुछ परिवर्तन कर पाए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लवीय पदार्थ है जो, पहला ऑप्शन है जलीय विलयन में H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों। आधातु कौन सी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब दोस्तों आधातु हैं। और धातु लोहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब दोस्तों धातु। फिर दूसरा ऑप्शन है जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तीसरा ऑप्शन जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते। तो भैया इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, पहला ऑप्शन है प्रबलता का मतलब दोस्तों मजबूती होती है, देसी भाषा में इसे आप समझते हैं। प्रबल का मतलब मजबूत और दुर्बल का मतलब कमजोर होता है दोस्तों, प्रबल का विलोम दुर्बल। तो इसमें पहला ऑप्शन है आयनन की मात्रा पर, दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक पर, तीसरा ऑप्शन अणुभार पर, चौथा ऑप्शन है तुल्यांकी भार पर। तो भैया 58 नंबर में जो हमारा आंसर हो जाएगा कि अम्लों व क्षारों की प्रबलता या मजबूती निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, तो वो भैया आयनन की मात्रा पर। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और क्षार क्या है। प्रबल अम्ल और क्षार क्या है। प्रबल का मतलब दोस्तों मजबूत, मैंने बताया दोस्तों ऐसे आप समझ सकते हैं, प्रबल का मतलब मजबूत। तो ऑप्शन हो जाएगा जो जल में स्थायी हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जिसका अणुभार अधिक हो। तीसरा ऑप्शन है जो जल में अधिक आयनित हो। चौथा ऑप्शन जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल अम्ल और क्षार वह होता है दोस्तों जो मीन्स जैसे जो जल में स्थायी हो, स्थायी में तो मतलब दुर्बल हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्थायी, स्थायी रहेगा तो प्रबल कैसे होगा। फिर दूसरा ऑप्शन भैया जिसका अणुभार अधिक हो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो नहीं, जिसका क्वथनांक अधिक हो नहीं, जिसका अणुभार अधिक हो, वो प्रबल अम्ल क्षार होगा भैया, सीधी बात।
60 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉनग्राही पदार्थों के मध्य उपसा संयोजक संबंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? पहला ऑप्शन दोस्तों जल अपघटन, दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण, तीसरा ऑप्शन है आयनन, चौथा ऑप्शन अपघटन। तो इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉनग्राही पदार्थों के मध्य उपसा संयोजक बंध बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, सब केमिस्ट्री चल रहे हैं क्वेश्चन पूरे एक तरफ से, प्रक्रिया कहलाती ये है आयनन, आयनन। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण क्रिया में पहला ऑप्शन अम्ल बनता है, दूसरा ऑप्शन है क्षारक बनता है, तीसरा ऑप्शन क्षार बनता है और चौथा ऑप्शन है लवण व जल बनते हैं। तो भैया उदासीनीकरण में लवण व जल बनते हैं तथा ऊष्मा निकलती है दोस्तों, ऊष्मा निकलती है उदासीनी, ऊष्मा निकलती है दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया में, लवण व जल बनता है तथा ऊष्मा निकलती है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा सल्फर, सल्फर को दोस्तों एस से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को तो O2 जानते हैं आप सभी, नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते, और दोस्तों जो सल्फर है ये अधातु है, नहीं होते, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्सी एसिड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन थायोम और चौथा ऑप्शन भैया दुर्बल। मैंने बताया दोस्तों प्रबल का जो बिलोंग हो जाएगा दुर्बल, मीन्स दोस्तों कमजोर या छीड़ दोस्तों, ये हो जाएगा इसका जो वो अर्थ होता है। तो भैया जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते उन्हें हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम भी हैं, दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई तेजी से शुरू कर दीजिए। आपके पास जो नोट्स हों उनको भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और जो क्लास एक बार नहीं समझ पा रही उसे रिपीट कर दीजिए, दोबारा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। मीन्स डेढ़ जो 100 होता है या 1.75 पे कर लीजिए या 2 पे कर लीजिए, आप दोबारा तिबारा देख रहे हैं। जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही मजबूती होगी आपको और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प देगा दोस्तों। अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो क्वेश्चन हमें पहले आता है, पहले से आता है, वही हमारे समय की सबसे बड़ी बचत होती है। फिर 63 नंबर, और जो नहीं आता हम वही समय उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं तो पेपर अच्छा हो जाता है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है सामान्य लवण, फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बेसिक लवण, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय लवण, चौथा ऑप्शन द्वितीय लवण। तो भैया ऐसे ही समझ में आ रहा है दोस्तों, एक ही प्रकार के धनायन एक ही प्रकार के ऋणायन तो सामान्य लवण हो जाएगा, सामान्य लवण। फिर दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के क्या कारण है? कूड़े का जलना, कूड़े का जलना भैया रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण है, ये ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। दूसरा ऑप्शन आग लगना, केमिकल चेंज। मोटर वाहनों का धुआं, ये भी दोस्तों मोटर वाहनों का धुआं, ये भी दोस्तों केमिकल चेंज में आ जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी, तो वायु प्रदूषण के सभी कारण। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं? मानवकृत आपदा मतलब जिससे मनुष्य ना करे, प्राकृतिक आपदा, यहाँ पर ऐसे बोला जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन घुमाया क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए। तो भैया अग्निकांड, फिर दूसरा ऑप्शन बम विस्फोट, तीसरा ऑप्शन रेल दुर्घटना और चौथा ऑप्शन भूकंप। तो प्राकृतिक घटना कौन सी इसमें? भूकंप। तीनों तो दोस्तों मानवकृत है। अग्निकांड भी जैसे दोस्तों अभी महाकुंभ में हो गया था तो वहाँ प्राकृतिक दोष नहीं था, वो मतलब किसी न किसी वजह बाई मिस्टेक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था दोस्तों। फिर दोस्तों बस बम विस्फोट है, ये भी दोस्तों ह्यूमन एरर। तीसरा रेल दुर्घटना, ये भी दोस्तों ह्यूमन एरर। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया ताकि आपके मस्तिष्क में अच्छे से ये दोबारा मिले, ये आपकी नज़र के सामने आए तो आपका गलत ना हो, आपके सही आंसर पे ही नज़र जाए, आपके मस्तिष्क में बने रहें। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ग्रुप्स आपके फ्रेंड्स हों उनको भी शेयर कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।